नमस्कार। साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, आज चुनाव हुए, संपन्न हो गए लोकसभा के चुनाव। और इस लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद जैसा हमेशा होता है, एग्जिट पोल भी आ गए। और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई आ गई। मोदी की सरकार फिर बनने जा रही है, एग्जिट पोल ऐसा बता रहे हैं। इससे पहले भी एग्जिट पोल के जब भी नतीजे आए हैं, करीब करीब 19-20 इसी तरह के थे जैसे आज है। फिर भी उत्तर प्रदेश को लेके और बसपा को लेके, समाजवादी पार्टी को लेके, मुस्लिम वोटों को लेके तमाम तरह की बातें लोगों ने की और वो बातें एग्जिट पोल में गलत साबित हुई। अभी भी एग्जिट पोल के हिसाब से जो है, उसमें मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, 50% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 50% से ऊपर वोट पाने वाली पार्टी ही हरा सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में शायद ही 10-12 सीटें ऐसी निकलें जहां पर विपक्ष 50% से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे चुकी। बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही थी। नतीजा आपके सामने आ चुका है। मैं आपको एग्जिट पोल पूरे देश का, अनुपम मिश्रा जी का एग्जिट पोल, वो राजपथ के दर्शकों के लिए रख रहा हूँ। आप उसे देखें और अपने उसके बाद हम इस पर विस्तृत चर्चा कल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डांस ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र के नृत्य के 10वें एपिसोड में आज हम 7वें चरण की वोटिंग के बारे में बात करेंगे और उस मीटिंग के बारे में बात करेंगे जो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने दिल्ली में बुलाई है। आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट पड़ रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट भी है। उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करें तो अफजाल अंसारी की भी सीट मुझे एक इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहली बार अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए हम उस पर भी बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं पहले उस मीटिंग से जो आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाई गई है। और इसमें जो ये गठबंधन, विपक्षी गठबंधन बना था इंडिया, इसके सारे मेंबर्स को इनवाइट किया गया है। इस मीटिंग का मकसद क्या है, इसके पहले हम आते हैं कि इसमें बुलाया किसको गया और कौन आया कौन नहीं आया। देखें, गठबंधन में वैसे तो सबको बुलाया गया, पर ममता बनर्जी ने इसमें आने से इनकार कर दिया। महबूबा मुफ्ती भी नहीं आए। महबूबा मुफ्ती की एक अलग नाराज़गी चल रही। फ़ारूक अब्दुल्ला आए तो महबूबा नहीं आई। जब से 370 हटा है कश्मीर से, ये जो वहाँ पे 2 फैमिली पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे थे, फ़ारूक अब्दुल्ला की फैमिली जिनके 3 जनरेशन के मुख्यमंत्री हो गए, महबूबा मुफ्ती की फैमिली जिसमें से 2 जनरेशन के मुख्यमंत्री हो गए, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इनको इस बात से भी बहुत दिक्कत आ रही है कि 35 साल बाद कश्मीर में इतना ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि साहब 370 हटने के बाद भी इस तरह की वोटिंग मुझे लगता है कि जो वहाँ की वंशवादी पार्टियां हैं उनको बहुत अपील नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये दावा किया कि 370 हटने के बाद कश्मीर की आवाम बहुत नाराज़ है। पर यहाँ तो उल्टा हुआ, एकदम हिस्टोरिकल वोटिंग हो रही है। ऐसी वोटिंग हो रही है जो 35 साल में नहीं हुई। तो दोनों बहुत मायूस हैं और महबूबा तो फिर भी कुंठित होकर खामोश हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला तो हमेशा की तरह आए बाएँ शाएँ बयान देते हैं, आपको सुनाई देंगे। वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में, दोनों कश्मीरों के बीच की सीमा हटा दो, दोनों कश्मीर के दोनों हिस्सों को इधर उधर आने जाने दो। हमें मालूम है कि कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में है उसमें आजकल बहुत ढेर सारा बवाल चल रहा है, बहुत ढेर सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने वहाँ भारत का झंडा भी फहराए जाते देखा, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो शायद फ़ारूक अब्दुल्ला को समझ में आया कि साहब भारतीय हिस्से वाले कश्मीर में शरारत के दिन पूरे हुए, तो अब वो शायद पाकिस्तानी हिस्से वाले कश्मीर में जाके अपनी वो राजनीति करना चाहते हैं, जिसका सर पैर सिर्फ फ़ारूक अब्दुल्ला समझा। अलग सर पैर की क्या बात करें, ये केंद्र प्रकारेण उनको किसी तरह सत्ता में बने रहना है। उनके बाप रह लिए, वो रह लिए, उनका लड़का रह लिए। मैं जब आप कश्मीर जाएं तो कभी आप इनके घर वगैरह देखें, इनके बंगले देखें, और आपको इनका महबूबा मुफ्ती का, उमर अब्दुल्ला का, तो आपको लुटियंस डेली याद आएगा। आपको याद आएगा कि किस तरह एक ज़माने में गांधी परिवार का हर शख्स, हर मेंबर अलग अलग शानदार कई एकड़ों में फैले हुए बंगलों में रह रहा था। सोनिया अलग, राहुल अलग, प्रियंका अलग, सोनिया की बहन बाहर से आई उनको अलग। तो ऐसे करके
अजीब सा एक गुप्तार रोड है, तो गुप्तार रोड पे इनके आपको बंगले नज़र आएंगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरह इन्होंने कश्मीर में अय्याशी की और किस तरह ये आज परेशान घूम रहे हैं। बहरहाल महबूबा मुफ्ती नहीं आई, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। ममता बनर्जी का ना आना एक बड़ी बात है। ममता बनर्जी पहले दिन से गठबंधन में हैं। ममता बनर्जी वो शख्स हैं जिन्होंने कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया था नेता के लिए, लेकिन मल्लिकार्जुन तो खैर चलिए इसके गठबंधन के नेता आपको नज़र आए, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल लौट के जाती हैं और वहाँ पे कांग्रेस को ही चुनौती देती हैं। कांग्रेस से किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर देती हैं, बल्कि जब राहुल गांधी की पदयात्रा वहाँ पहुँचती है तो उसका भी विरोध करती है। बंगाल में मोटे मोटे आप समझ लीजिए 4 प्लेयर्स हैं, ममता बनर्जी, कांग्रेस, वामपंथी दल और अब भाजपा नज़र आ रही है। आपने देखा पिछली बार 42 में से 18 सीट भाजपा ने जीती, तो और इस बार माना जा रहा है कि ज़्यादा जीतेंगी। ममता बनर्जी ने ना कांग्रेस से समझौता किया, ना वामपंथी पार्टियों से समझौता किया, बल्कि कांग्रेस को उन्होंने वहाँ पे एकदम समाप्त करने के लिए इस बार चुनाव अभियान चलाया। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, वो तो मेघालय भी जाके कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई। तो मतलब ये कैसा गठबंधन है कि आप गठबंधन की वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं और हर जगह आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं, हर जगह आप वामपंथियों के खिलाफ लड़ रही हैं। बहरहाल इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया कि राहुल गांधी इस बार 40 सीट ला के नहीं दिखा सकते। ये अब तक का सबसे बड़ा दावा है। मैं समझता हूँ ऐसी बात तो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भी नहीं कही। तो उन्होंने 40 सीटों की चुनौती दे रखी है। उसके बाद अब ये पूरा चुनाव देखिए, ममता बनर्जी जानी जाती हैं अपनी तल्ख ज़ुबान के लिए, अपनी तीखी बयानबाजी के लिए। जिस तरह वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करती है, प्रहार करती है। पूरा चुनाव बीत गया, आपने ममता बनर्जी को मोदी पर कोई तीखा हमला करते नहीं देखा। तो एक तरफ वो कांग्रेस से समझौता नहीं करती, वामपंथियों से समझौता नहीं करती, कांग्रेस को मिटाने के लिए चुनाव करती हैं, मेघालय में भी उनसे लड़ती हैं बंगाल के अलावा, मोदी पर हमला नहीं करती, फिर आज मीटिंग में भी आने से इनकार कर देती हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए ममता बनर्जी पहले भी एनडीए की मेंबर रह चुकी हैं, अटल बिहारी की सरकार में रेल मंत्री रह चुकी हैं, बल्कि वही एक मौका था, वही एक अवसर था जहाँ से ममता बनर्जी का राइज शुरू हुआ था। आप मान के चल सकते हैं कि ममता बनर्जी फेंस पे बैठी हैं, वो देखना चाह रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी अब उनको एनडीए में आने देगी। जिस तरह की बात, ममता बनर्जी से कोई दिक्कत नहीं है उनको, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिशियन का कोई ईगो नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश देखें, ओम प्रकाश राजभर ने कौन सी बातें योगी और मोदी को नहीं कही, पर उन्होंने ले लिया वापस उनको। बात कुछ और है। ममता बनर्जी वहाँ पर जो राजनीति कर रही हैं और जिस तरह का वहाँ नरसंहार हुआ हमने देखा कई बार, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप ममता बनर्जी को एनडीए में शामिल कर लें और आप अपने वोट बैंक को भी संतुष्ट रखें जो एकदम ममता से नाराज़ है। ममता ये शायद ये ना भी सोच रही हो कि एनडीए से हाथ मिला लें, तो ये ज़रूर सोच रही हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो देखना चाहती हैं कि वो इसको इंश्योर करना, सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। देखिए, ममता हर तरह से केंद्र से पंजा लड़ाती रही हैं। सीबीआई रेड हुआ, सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, ईडी रेड हुआ, ईडी के अधिकारियों का सर फोड़वा दिया, सीआरपीएफ वाले गए, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो गई। इंडियन आर्मी बंगाल से गुजरती हुई चीन बॉर्डर पर जा रही थी, ममता बनर्जी ने बयान दे दिया कि भारतीय फ़ौज ने बंगाल पे हमला कर दिया है, गोया कि बंगाल किसी और मुल्क का हिस्सा हो। आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री से उलझती रहती हैं, हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ टिप्पणी करती रहती हैं, और अब उन्होंने एक लास्ट एक्सट्रीम काम कर डाला है कि जो गवर्नर होता है, जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में, उन्होंने गवर्नर के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है और उनके ऊपर एक महिला के हैरेसमेंट का आरोप लगा रखा है। चूँकि गवर्नर के खिलाफ वो एफआईआर लिखा नहीं सकती, तो उन्होंने जो गवर्नर के ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखा रखी है और उनको प्रताड़ित कर रही हैं। तो वो इतना एक्सट्रीम पॉस्चरिंग कर चुकी हैं, वो इतना एक्सट्रीम विरोध कर चुकी हैं कि अब उन्हें इस बात का खौफ है कि कहीं अगर नरेंद्र मोदी वापस आ गए तीसरी बार तो ममता को सरकार चलाने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में वो बहुत बैलेंस्ड व्यू बनाने की कोशिश कर रही हैं और इस विपक्षी गठबंधन इंडिया से एकदम दूरी चुनाव के दौरान भी बनाया, चुनाव इनके खिलाफ लड़ा और आज इस मीटिंग में आने से भी मना कर दिया। ममता से हट के आप देखें तो आज खड़गे का 1-2 बयान आते हैं। वो कहते हैं कि हम राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप, ये बड़ी अजीब सी बात है, अभी बैठक शुरू भी नहीं हुई, आपने सबको बुलाया और आपने प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया।
और अभी तो 9 मन तेल आया नहीं और राधा के नाचने की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि हम तो 295 सीटें लाने जा रहे हैं एनडीए। बहुत दिलचस्प तरीके से खड़गे ये तो बताते हैं कि इंडिया जो गठबंधन है विपक्षी, और जो वो बहुत दिलचस्प तरीके से ये तो बताते हैं कि इंडिया गठबंधन करीब करीब 300 सीटें ला रहा है, पर खड़गे ये नहीं बताते कि कांग्रेस कितनी सीटें ला रहे हैं। एकदम साफ नज़र आता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके बयान से कि कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत नर्वस हैं। उन्हें मालूम है कि अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो श्रेय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाएगा। उन्हें यह भी मालूम है कि कांग्रेस बुरा करेगी तो ठीकरा उनके माथे फोड़ा जाएगा। हालांकि देखिए ये गलत है, आपने खड़गे साहब को बना तो दिया अध्यक्ष, पर हकीकत ये है कि कहाँ गठबंधन करना है, कहाँ नहीं करना है, किससे करना है, किसका विरोध करना है, किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना, ये सारे फैसले गांधी टीम ने किए। मुझे नहीं लगता कि खड़गे से पूछ के एक भी फैसला हुआ। वही राहुल गांधी, उनकी टीम, आप देखिए के जी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बस यही आपकी टीम है। खड़गे को तो कभी कंसल्ट भी नहीं किया, बल्कि खड़गे के तो आपने बीच में वीडियोस भी देखे जिसमें वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि साहब मेरी बातों पे लोग ताली नहीं बजाते, और जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं तो कांग्रेस वर्कर्स मुझे धक्का देके किनारे कर देते हैं। वो आपको सुप्रिया श्रीनेत से कहते हुए नज़र आए थे, वो वीडियो मैंने ट्वीट भी किया था। तो बहरहाल ये रही जरा खड़गे की बात। खड़गे साहब के घर पे ही बाय द वे ये मीटिंग हो रही है, और अखिलेश यादव वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, और उनके साथ अपने साथ राम गोपाल यादव को भी ले जाते हैं। आप अगर फ़ोटो देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि राम गोपाल यादव एक छोटी सी कुर्सी डालकर एकदम सोनिया गांधी के बगल में जाके बैठे हैं। सोनिया गांधी जाहिर है बड़े से सोफे पे बैठी हैं, पर चूँकि राम गोपाल यादव को सोनिया के एकदम बगल में बैठना था तो छोटा सा एक कुर्सी स्टूल टाइप की डाल के वो सोनिया गांधी के बगल में आपको नज़र आएंगे। अखिलेश यादव आपको मीटिंग में हंसते मुस्कुराते नज़र आए, पर मीटिंग के पहले पत्रकारों से जो उनकी वार्ता थी, मैं अपने इतने लंबे जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस के आधार पे एक बात आपसे कहूँगा कि ये जीतने वाली पार्टी की बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, ये जीतने वाले शख्स की भाषा नहीं थी। वो पत्रकारों से कह रहे हैं कि तुम लोगों का क्या है, जिसका दाना उसका गाना, यानी जिससे पैसे लेते हो उसकी बात करते हो, और शराफत से पेश आओ, शराफत से हट जाओ। जिस तरह वो पत्रकारों को डांटते, पत्रकारों पे झल्लाहट उतारते पत्रकार। देखिए अखिलेश यादव ने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता से और पत्रकारों से मिसबिहेव किया है। मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री थे उस ज़माने में रवीश कुमार के शो में वो गए थे, तो उन्होंने स्टेज से मन से ही कह दिया था कि फ़ला एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ़ ऐसे लिख दिया, मेरा बस चलता तो मैं तलवार निकाल के उस पत्रकार की गर्दन उड़ा देता। इमेजिन, कोई मतलब मुख्यमंत्री कह रहा है कि पत्रकार की गर्दन उड़ा दे तलवार से, और किसी और ने कहा तो तमाशा हो गया होता, पर वो अखिलेश यादव है। और उसके अलावा भी मैं तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मैंने देखा वो पत्रकारों की शर्ट के कलर से उनकी जाति बताते थे, और जाति से उनकी पार्टी बताते थे, पत्रकारों को लगातार बेइज्जत करते थे। लेकिन अभी पिछले चुनाव के दौरान वो खामोश थे, उन्होंने मीडिया पर हमला नहीं किया। आज जिस तरह उन्होंने मीडिया पे जमकर उनसे उन पे ताने कसे हैं और उनसे जिस तरह बात की है, मैं दावा कर सकता हूँ कि ये जीतने वाले शख्स की भाषा नहीं है, ये जीतने वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। बाकी हम लोगों को 2 दिन में पता ही चल जाएगा। उद्धव ठाकरे अमेरिका गए हुए हैं इसलिए नहीं आए, और मेरा ख्याल है उनके साहबजादे भी उनके साथ गए हुए हैं, वो भी नहीं आए। लेकिन नॉर्मली जब उद्धव नहीं आते हैं तो उनकी जगह संजय राउत आते हैं। आज संजय राउत भी नज़र नहीं आए, और अनिल देसाई ने इनको रिप्रेजेंट किया शिवसेना को यहाँ पर। लेट अस नॉट रीड टू मच इनटू दैट, क्योंकि राउत भी हो सकता है कहीं फंसे हों। कम्युनिस्ट पार्टियाँ सारी नज़र, अच्छा कम्युनिस्टों का एक नज़र आया कि इस मीटिंग में एक बार राहुल गांधी इस मीटिंग को मिस कर जाएं, पर कम्युनिस्टों ने एक भी मीटिंग मिस नहीं की इस गठबंधन की। खाली हैं, उनके पास कोई काम भी नहीं है, केरल छोड़ के कहीं बचे भी नहीं हैं, और वो बस दिल्ली में बैठे रहते हैं। और आपको मालूम है जो कम्युनिस्टों का अपना एक अंदाज़ है, पार्टी शाटी और बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ से चलना, और गरीबों की बात करना, बेसहाराओं की बात करना, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ना वगैरह वगैरह। तो उसमें आपको ये राजा, ये छोरी, दीपांकर भट्टाचार्य सब। अच्छा कम्युनिस्टों का भी 3 हैं, एक वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, फिर दूसरी है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फिर उससे भी दिल नहीं भरा तो एक तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो यहाँ मार्क्स भी हैं, लेनिन भी हैं। एक बात याद रखें कि कम्युनिस्टों के जितने आप इनके किसी ऑफिस में चले जाएं, जितने पोर्ट्रेट्स नज़र आएंगे, जितने इनके नाम नज़र आएंगे, एक चीन का नज़र आएगा, एक रूस का नज़र आएगा,
एक भी आदमी आपको उसमें हिंदुस्तानी नाम नज़र आएगा, ना पोर्ट्रेट नज़र आएगा, ना उनके नाम, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी। क्या यार, मार्क्स कहाँ से ले आए, लेनिन कहाँ से ले आए? और उसके बाद बात करेंगे स्वदेशी की और देश की। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि मैंने कम्युनिज़्म से ज़्यादा दोगलापन या तो कहीं देखा नहीं, और हो सकता है मैं केजरीवाल के बारे में नहीं कह सकता। बहरहाल सोनिया वहाँ मौजूद थी, राहुल मौजूद थे, प्रियंका मौजूद थी, खड़गे मौजूद थे, वेणुगोपाल मौजूद थे, यानी कांग्रेस का पूरा थिंक टैंक मौजूद था। केजरीवाल वहाँ पहुँचे थे और काफ़ी हेल्दी भी नज़र आ रहे थे, और अपने साथ तीन लोग ले गए थे। ज़ाहिर है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो जाना ही था। साथ में संजय सिंह भी थे और वो राघव चड्ढा भी थे, और जैसे वो हाथ हिला रहे थे और जिस तरह जोश में चल रहे थे, थोड़ा यकीन कम होता है कि उनको एक कोई रहस्यमयी बीमारी है जिसका चौथा चरण चल रहा है, और उनको देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि उनका 7 किलो वज़न भी कम हुआ है। पर वो केजरीवाल हैं। अगर मक्कारी में कम्युनिस्टों को कोई टक्कर दे सकता है तो कट्टर केजरीवाल। स्टालिन भी नहीं आए, उन्होंने TR बालू को भेज दिया। पर स्टालिन ज़्यादातर करके दिल्ली की मीटिंगों में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मीटिंग से हट के अब हम लोग केजरीवाल पे आते हैं। उनकी जो ज़मानत पे उस पर फैसला 5 तारीख के लिए तय हो गया, 5 जून को, यानी 2 जून को उनको जेल जाना पड़ेगा, जब तक वो बेहोश होकर किसी अस्पताल में नहीं लेट जाते, जिसका मुझे पूरा संदेह है। तो अभी फ़िलहाल वो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं, और वो कोई बड़ी बात नहीं कि कैमरे पर बेहोश हो जाएं। और आप तो सुन ही रहे हैं उनकी बातें, आप सुनते हैं ना कि मोदी जी मेरी हत्या करना चाहते हैं, अमित शाह मुझको बाथरूम में झांक के देखते हैं, यहाँ कैमरा लगाया, वहाँ कैमरा लगाया। अरे मतलब ये एकता कपूर का जो सीरियल्स आते हैं उनको भी मात कर देते हैं ये। और जो पुराने ज़माने में गाँवों में बूढ़ी औरतें हाथ नचा नचा कहते थे वो मुझे मारना चाहती है, वो मुझे हत्या, उस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन केजरीवाल की एक खूबसूरती है कि उनके पास एक पूरी फ़ौज है जो उनकी इन तमाम बातों को वेद वाक्य मानती है और लगी रहती है। देखिए, पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल वहाँ पे भी अपना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली में वो 4 सीट हार रहे हैं। तो अब उन्हें जो उम्मीद है पंजाब से है, तो पंजाब में वो ज़्यादा उम्मीद से हो गए हैं। आपने देखे जालंधर में आज चुनाव हो रहा था और केजरीवाल की पार्टी के लोगों ने पोलिंग एजेंट को ही पीट डाला। अब आप देखिए, जो पोलिंग एजेंट होता है वो भाई आप ही की सरकार का है। वो मतलब भगवंत मान की सरकार ने वहाँ पोलिंग एजेंट लगाया है, इलेक्शन कमीशन नहीं लगाया है। तो भगवंत मान की सरकार के नुमाइंदों को भगवंत मान की पार्टी के लोग पीट रहे हैं, आप इसको समझें। और अच्छा खासा मारा, 4 लोगों के खिलाफ FIR हो गई। तो वो भी देखना है। और कांग्रेस वहाँ लड़ जरूर रही है, लेकिन वो जैसा कि देखिए, ये एक दिक्कत आ रही है। राहुल गांधी को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि केजरीवाल जीते, कौन जीते, कांग्रेस पार्टी 0 पे सिमट जाए, बस नरेंद्र मोदी हट जाएं। ऐसा ना हो कि मुझे नेशनल। अच्छा देखिए, मैंने इस बात को पिछले 1 साल में कम से कम 50 बार अलग अलग चैनल पे कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मुकदमे में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक ऐसा मुकदमा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक से उनको रिलीफ नहीं मिली और उनको अपने आप को गिरफ्तारी देकर जमानत पर आना पड़ा। ओपन एंड शट मामला है। और आप देखिए, चुनाव ख़त्म होते होते नरेंद्र मोदी साहब ने भी उस पर बोल ही दिया और उनका नेशनल हेराल्ड मुकदमे में न्याय होगा। तो ऐसे में वो सबसे ज़्यादा उन्हीं से चिंतित है। आपने देखा कल उन्होंने मनमोहन सिंह के नाम से बाकायदा चिट्ठी जारी करा दी। अच्छा, मैं मनमोहन सिंह के बारे में कल भी कह रहा था, इकलौते प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी हिंदी में बात नहीं की भारत के, जिन्होंने सरदार हैं, कभी पंजाबी में बात भी नहीं की, जो पंजाब से आते हैं और अपना एड्रेस आसाम का दिखाते थे, तो हमेशा वो फर्जी एड्रेस दिखा के राज्यसभा में जाते रहे। एक लोकसभा के चुनाव लड़े थे 1999 दिल्ली में, वो भी हार गए थे, फिर भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे साथ। और कल उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उस पर भी सीधे सीधे मोदी पे अटैक किया। तो पंजाब के चुनाव के एक दिन पहले अगर कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह से चिट्ठी लिखाकर नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रही है, तो फिर आप मान कर चलें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पंजाब में परफॉर्म कर रही है, वरना इनको अटैक करने की ज़रूरत नहीं थी। आज मैं अफजाल अंसारी की बात कर रहा था, उनको भी मैं देख रहा था, वो बता रहे हैं कि साहब बसपा तो मैंने कभी छोड़ी नहीं है, बसपा से तो मुझे निकाला जा रहा है वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर वो बसपा और सपा दोनों में रहते हुए सपा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सपा का वोट अपनी जगह है, भाजपा का वोट अपनी जगह है, दलित वोट किसको जाएगा ये बहुत मैटर करता है। और अगर 2019 का महागठबंधन का आप प्रयोग देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि दलित वोट समाजवादी पार्टी में जाने में झिझकता है।
इस बार अलबत्ता जहाँ जहाँ गठबंधन या कांग्रेस नज़र आ रही है या कांग्रेस का कैंडिडेट नज़र आ रहा है, वहाँ पे दलित वोट आपको गठबंधन की तरफ जाता नज़र आएगा। एक आखिरी बात इसमें आज के एपिसोड की कि साहब कि तेजस्वी यादव आज व्हील चेयर पर वोट डालने पहुँचे। ये बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब भारतीय राजनीति की नाटकीयता किस लेवल पे जा रही है। हमने ममता बनर्जी को देखा, हमने केजरीवाल को देखा, हमने लालू यादव को देखा, आज तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर जाते हैं वोट डालने। पर इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि व्हील चेयर पर वोट डालने के बाद वो आराम से टहलते हुए दिल्ली वाली मीटिंग में नज़र आते हैं। मतलब जब वोट डालना था तब वो व्हील चेयर पे थे, उसके 2 घंटे बाद जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो आराम से वो टहलते हुए खाते पीते आपको दिल्ली की मीटिंग में नज़र आते हैं। एक आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले अगर मुझसे कोई ये पूछे कि साहब 2 बातें, एक तो मुझसे बहुत ढेर सारे लोगों ने पूछा साहब आपका अपना ओपिनियन पोल क्या है। मैंने अब तक ये कहने से बहुत बचा हूँ। मैं कोशिश की कि मुझे अपना एग्ज़िट पोल या ओपिनियन पोल ना देना पड़े, लेकिन मैं एक लाइन में अगर कहूँ, और जाहिर सी बात है कि मैं कुछ ही घंटों में सही या गलत साबित हो जाऊँगा। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश और देश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछले स्कोर से ज़्यादा जा रही है। उत्तर प्रदेश में उनके पास 62 सीट थी, देश में उनके पास 303 सीट थी। ये 62-63 भी हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, 303 304 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पर मेरा अपना मानना है कि दोनों ही जगह इनकी टैली बेटर होने जा रही है। और अगर कोई एक ख्वाहिश मैं भारतीय लोकतंत्र से रखूं तो सिर्फ इतना कि हमारे नेता हमको नितांत बेवकूफ़ समझना छोड़ दें।